इस वीडियो में हम डिप्थीरिया रोग के बारे में पढ़ेंगे। डिप्थीरिया को अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे गलघोटू रोग या कंठ रोहिणी या फिर रोहिणी रोग। सबसे पहले हमें डिप्थीरिया रोग को फैलाने वाले रोगजनक यानी कि रोग कारक के बारे में समझेंगे कि डिप्थीरिया किसके कारण होता है, या फिर अंग्रेजी में इसे पैथोजन कहते हैं कि डिप्थीरिया का पैथोजन क्या है, रोग कारक क्या है। तो डिप्थीरिया जो है यह एक जीवाणु जनित रोग है। जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया के द्वारा होने वाला रोग है। तो जीवाणु कौन सा जीवाणु है? उस जीवाणु का नाम है कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरियाई। देखिए जो इसका वैज्ञानिक नाम है, सजीव जितने भी हैं उन सबके वैज्ञानिक नाम है, उसमें पहला जो शब्द है वो उसका वंश और दूसरा जो शब्द है वो उसकी जाति को दर्शाता है। यानी कि कॉर्नीबैक्टीरियम इस जीवाणु का वंश है और डिप्थीरिया इसकी जाति है। तो यहाँ पर डिप्थीरियाई जो नाम है, इसी से इसका नाम डिप्थीरिया पड़ा है। ठीक है, रोग का नाम इस डिप्थीरियाई जाति के कारण ही डिप्थीरिया रोग रखा गया है। अब यह जीवाणु आकार में कैसा होता है, इसके बारे में है कि यह आकार में डिप्लोबेसिलस, बेसिलस का मतलब होता है छड़ के आकार का, रोड शेप या दंडाणु के आकार का, और डिप्लो का मतलब यहां पर है कि दो जीवाणु एक साथ छड़ के रूप में पाए जाते हैं। यानी कि दो जीवाणु एक युग्म में होते हैं, युग्म का मतलब एक पेयर में होते हैं, एक जोड़े में होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो जीवाणु है ये डिप्लोबेसिलस आकार के होते हैं। फिर अपन आगे बात करेंगे कि इस रोग का संचरण या प्रसारण कैसे होता है। यानी कि ये रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कैसे फैलता है, किस माध्यम से फैलता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। रोगी के खांसने, छींकने एवं थूकने से वायु द्वारा, डिप्थीरिया रोग का प्रसारण या संचरण किसके द्वारा होता है? वायु द्वारा होता है। जब रोगी व्यक्ति स्वस्थ व्यक्ति के पास में खांसता या छींकता है या थूकता है तो ये जीवाणु हवा के द्वारा स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में पहुंच जाते हैं। जब स्वस्थ व्यक्ति रोगी के पास बैठा होता है और वो श्वसन करेगा तो श्वसन माध्यम से यानी कि नाक के द्वारा ये जीवाणु उस स्वस्थ व्यक्ति के फेफड़ों तक पहुंच जाते हैं, उसका संचरण हो जाता है। एक मक्खियों द्वारा भी इसका संचरण होता है। जो घरेलू मक्खियां हैं वो भी इस रोग के संचरण में भूमिका निभाती हैं। फिर अपन बात करेंगे प्रभावित अंग कि डिप्थीरिया रोग के अंदर शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। देखिएगा, सबसे पहली बात तो यह है कि जितने भी रोगाणु हैं अगर उनका संचरण वायु द्वारा होता है तो वो नाक के माध्यम से प्रवेश करेंगे, यानी कि श्वसन तंत्र से प्रवेश करते हैं, नाक से प्रवेश करते हैं, तो वो फेफड़ों को प्रभावित करते हैं, यानी कि श्वसन तंत्र को प्रभावित करेंगे। जिन रोगाणुओं का संचरण वायु द्वारा होता है वो सब मुख्य रूप से श्वसन तंत्र को प्रभावित करते हैं। ठीक है, पहली बात। दूसरा फिर इसमें बता रहा है कि परंतु जीवाणु का विष, यदि ये जीवाणु शरीर के अंदर उपस्थित है तो ये एक विष का संश्लेषण करेगा, एक प्रकार का पॉइजन बनाएगा जिसके वो अपन टॉक्सिन कहते हैं। ये विष या टॉक्सिन जो है वो हृदय और तंत्रिका तंत्र को भी प्रभावित करता है। ठीक है, यानी कि ये हमारे श्वसन तंत्र के साथ साथ हृदय को और तंत्रिका तंत्र को भी प्रभावित करता है। अब प्रभावित अंग के बाद में है इस रोग के लक्षण क्या हैं। ठीक है, जब व्यक्ति बीमार हो जाता है, इस रोग से ग्रसित हो जाता है, तो अपन किन लक्षणों के आधार पर ये आइडेंटिफाई करेंगे कि उस ये व्यक्ति जो है, रोगी व्यक्ति है, वो डिप्थीरिया रोग से ग्रसित हो गया है। तो उसके लक्षण होंगे गले में टोंसिल, यानी कि गले के अंदर टोंसिल जो है उनमें सूजन आ जाएगी, उन्हें दर्द होना शुरू हो जाएगा, निगलने में या पानी पीने में उसमें परेशानी होती है। श्वास लेने में कठिनाई, क्यों? क्योंकि अभी अपने ऊपर पढ़ा था कि प्रभावित अंग के अंदर श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है, तो सांस लेने में व्यक्ति को कठिनाई होती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इसके जो अन्य नाम अपने ऊपर देखे थे,
गलघोटू, गलघोटू यानी कि गले को घोटने वाला, ऐसा लग रहा है कि जैसे गला घुट रहा है। इस रोग में रोगी को ऐसा लगता है कि मेरा गला घुट रहा है, क्योंकि ये श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। गले के टॉन्सिल जो है उनमें पेन होता है, दर्द होता है। या कंठ रोहिणी, कंठ कंठ गले में जो कंठ है अपने, ठीक है, उसको प्रभावित करता है, उसको भी संक्रमित करता है, इसलिए इसका नाम कंठ रोहिणी भी है। ठीक है, चलिए अपन देख रहे थे प्रभावित अंग के बाद में लक्षणों में कि सांस लेने में कठिनाई और गले में टॉन्सिल। तीसरा तो लक्षण ये है इसमें दो दो दिखाई देना। दो दो दिखाई देने का मतलब ये है व्यक्ति को जब ये समस्या गंभीर हो जाती है, डिप्थीरिया रोग जो है वो अपने चरम पर होता है, तो उस समय रोगी व्यक्ति को प्रत्येक वस्तु डबल दिखाई देती है, यानी कि उसको दो दो वस्तुएं दिखाई देने लगती हैं। क्यों? क्योंकि देखिए अभी अपने पढ़ा था कि जीवाणु का जो विष है, जो डिप्थीरिया जीवाणु बैक्टीरिया है, इसका विष टॉक्सिन यह तंत्रिका तंत्र को भी प्रभावित करता है, और तंत्रिका तंत्र प्रभावित होने के कारण उस व्यक्ति को दो दो दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। फिर अपन पढ़ेंगे इसके बचाव के उपाय, यानी कि डिप्थीरिया रोग से बचाव के क्या उपाय हैं। सबसे पहले तो उसका उपाय जो है ये है वैक्सीनेशन, यानी कि टीकाकरण। इसके लिए एक टीका है जिसका नाम है डीपीटी। अब ये डीपीटी का पूरा नाम एग्जाम्स में कई बार पूछा जाता है कि डीपीटी का पूरा नाम क्या है। डी का मतलब डिप्थीरिया, पी का मतलब पर्टूसिस और टी का मतलब टीटनेस। ये तीन रोग हैं, डिप्थीरिया, पर्टूसिस और टीटनेस। पर्टूसिस यानी कि खांसी, एक प्रकार की खांसी का प्रकार है, ठीक है। तो डिप्थीरिया और ये काली खांसी या कुकर खांसी बोल दीजिए, पर्टूसिस का नाम है, और टीटनेस, इन तीनों के लिए, इन तीन रोगों के लिए एक ही टीका लगता है, तो इसे अपन ट्रिपल वैक्सीन भी कहते हैं। ट्रिपल का मतलब होता है तीन के लिए, ठीक है ना। तो डीपीटी, डिप्थीरिया, पर्टूसिस, टीटनेस, तीन रोगों के लिए एक साथ लगाया जाने वाला टीका है, और इसे ट्रिपल वैक्सीन कहते हैं। इसके लिए खास बात ये टीका जो है ये लगातार यानी कि एक एक महीने के गैप से लगाया जाता है। तो इसकी शुरुआत कब करते हैं? जब नवजात शिशु 6 सप्ताह का है या 10 सप्ताह का है उसके बाद में, और फिर बस उसके बाद में तीसरा टीका लगता है इसका जब शिशु की आयु 14 सप्ताह की हो जाती है। ये तो बात की अपने सप्ताह में। अब अगर इसको अपन महीनों में देखें तो 6 सप्ताह का मतलब है 1.5 महीने का शिशु, ठीक है। 1.5 महीने के बाद में 2.5 महीने पर उसको टीका दोबारा लगेगा, उसकी दूसरी खुराक लगेगी, और जब शिशु की आयु 3.5 महीने की हो जाएगी तब उसे डीपीटी की तीसरी खुराक यानी कि तीसरा टीका और लगेगा। तो 1.5 महीना, 2.5 महीने और 3.5 महीने, यानी कि एक एक महीने के अंतराल पर ये टीके लगाए जाते हैं। उसके अलावा बूस्टर टीकाकरण या बूस्टर खुराक भी दी जाती है, जो कि 1.5 वर्ष की उम्र में, जब बच्चे की आयु 1.5 वर्ष हो जाती है तब, और दूसरी जो बूस्टर खुराक है वो 5 वर्ष की आयु तक अपन दिला सकते हैं। 5 वर्ष की आयु पर उसका दूसरा टीका लगता है। इसी के साथ अपने डीटी, देखिए यहां पर तो डीपीटी था, यहां केवल डीटी है, यानी कि डिप्थीरिया और टीटनेस, केवल इन दोनों रोगों के लिए ही एक अलग से टीका और लगता है, जो जन्म के बाद 5 से 6 वर्ष की उम्र में अपन लगा सकते हैं, ठीक है। डॉक्टर की सलाह पर अपन अस्पताल में लगवा सकते हैं। अब ये रोग होने पर, ये तो बात दोनों टीके की बात तो हुई शिशुओं के लिए, परंतु जब ये रोग हो जाता है तो उस समय बचाव के लिए डॉक्टर के द्वारा कौन सी औषधियां या दवाइयां दी जाती हैं? तो उसमें एंटीबायोटिक्स का प्रयोग किया जाता है, प्रतिजैविक औषधियों का प्रयोग किया जाता है, जैसे पेनिसिलिन और एरिथ्रोमाइसिन, क्योंकि यह एक जीवाणु जनित रोग है और जीवाणु जनित रोग के ऊपर एंटीबायोटिक्स काम करती हैं। प्रतिजैविक औषधियों के द्वारा जीवाणु जनित रोगों को ठीक किया जा सकता है, क्योंकि ये जो प्रतिजैविक औषधियां हैं, एंटीबायोटिक्स दवाइयां हैं, मेडिसिन है, ये जीवाणु की कोशिका भित्ति के निर्माण को रोक देती हैं, और जो जीवाणु की कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं होता है तो जीवाणु की जो संख्या है वो नियंत्रित हो जाती है, वो शरीर के अंदर बढ़ती नहीं है, ठीक है, और हम ठीक हो जाते हैं। अब अंत में नोट लगा करके एक पॉइंट और लिखा है कि डीपीटी और डीटी का टीका राष्ट्रीय प्रतिरक्षीकरण अनुसूची में सम्मिलित है। अब ये राष्ट्रीय प्रतिरक्षीकरण अनुसूची का मतलब ये है ऐसे टीके जो भारत सरकार के जितने भी सरकारी अस्पताल हैं या राज्य सरकार के जितने भी
सरकारी अस्पताल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, उनमें ये टीका निःशुल्क लगाया जाता है, मुफ्त में लगाया जाता है, इसका किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। तो ऐसे टीके जो भारत सरकार या राज्य सरकारों के द्वारा निःशुल्क लगाए जाते हैं उसे अपन राष्ट्रीय प्रतिरक्षीकरण अनुसूची में शामिल करते हैं। तो यहाँ जो डिप्थीरिया जो रोग है उसके लिए लगाया जाने वाला टीका डीपीटी और डीटी ये प्रत्येक सरकारी अस्पताल में निःशुल्क लगाया जाता है। तो इस प्रकार हमने डिप्थीरिया रोग के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त की और यहाँ किस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके बारे में समझा। धन्यवाद।